न संघर्ष न तकलीफ फिर खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ न खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय, आपका अजय गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। तो बढ़ते हैं अगले सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1911, मद्रास अधिवेशन 1887, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? राइट ऑप्शन हमारा है ए, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन जो है दोस्तों कब हुआ था? 1911 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? वो की थी पंडित बिशन नारायण डार। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो मद्रास अधिवेशन जो था वो सबसे पहले हुआ था 1887 ईस्वी में। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और सूरत अधिवेशन जो है ये 1907 में हुआ था। ये सूरत अधिवेशन जो है 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता, इस चीज को जो है दो भागों में विभाजित किया गया था। तो नरम दल और गरम दल, किसमें? नरम दल और गरम दल, इनको दो भागों में विभाजित किया गया था। और नरम दल और गरम दल, तो नरम दल जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका नेतृत्व किसने किया था? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और जो गरम दल था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो है, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। किसने किया था? तिलक जी ने। और जो हमारा लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें जो है लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ग्रेनविल आइंस्टीन, महात्मा गांधी और आइवर जेनिस का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला है। तो पढ़ते हैं, कुछ हमारे पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये किसने कहा था?
ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। फिर देखिए अगला पॉइंट, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। अगला पॉइंट देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? सिविल प्रक्रिया संहिता का किस सूची का विषय है? तो ये कौन सा, यहाँ पर हमारी सूची कौन कौन से दी है? समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। जो सिविल प्रक्रिया संहिता है वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची, पहले देखिए संघ सूची क्या होता है? संघ सूची में क्या करता है? जो केंद्रीय सरकार जो है कानून बनाती है। संघ सूची में कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार कानून बनाती है। और राज्य सूची क्या है? राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। और जो बचा हमारा समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य जो है दोनों जो है कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों के पक्ष एक ही हो, मतलब एक ही जैसा कानून बना रहा हो, तो उसमें केंद्रीय सरकार ही कानून बनाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हमारा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला, राज्य सूची का विषय है कौन सा? भूमि सुधार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण एक पॉइंट जो दिया है हमने, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब जो है 98 विषय थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 100 हैं। राज्य सूची में कितने हैं? राज्य सूची में जो है 61 है विषय। जब संविधान लागू हुआ था तब कितने थे? तब 66 थे। अब जो है घटकर कितने रह गए हैं? 61 विषय रह गए हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? ये 52 विषय शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हम देखिए समवर्ती सूची और राज्य सूची और जो है संघ सूची, तीनों को मैंने जो है इनको रख रखा है कि कौन कौन से किस में आते हैं। संघ सूची में देखिए क्या आता है? प्रतिरक्षा आता है, विदेशी मामले आते हैं, नागरिकता आता है, संचार, डाक व तार आता है, नगर कर, सेवा कर ये भी आता है, युद्ध और शक्ति दोनों आते हैं, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क ये भी जो है संघ सूची का विषय है, बीमा, प्रत्यार्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर बचत, स्टॉक चेंज, इतने जो है ये संघ सूची के विषय हैं। अब राज्य सूची के विषय देखिए। राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि,
स्थानीय स्वास्थ्य, श्वसन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आयकर, गैस, शराब, मनोरंजन, भूमि राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर और प्रति व्यक्ति कर और विलासिता की वस्तुओं पर कर। और समवर्ती सूची के विषय देखिए कौन कौन से हैं। दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अवमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, विद्युत, माप बाट, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति और कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। ये इतने जो है ये कॉलम अलग अलग दिए गए हैं। इसमें समवर्ती सूची और राज्य सूची, संघ सूची के महत्वपूर्ण जो है मैंने विषय आपको कवर करवा दिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे हैं संविधान की प्रस्तावना, केशवानंद भारतीवाद 1973, 1917 की रूस क्रांति से, बेरुवारी संघ मामले में। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला संविधान की प्रस्तावना। तो ये जो बाकी पॉइंट है मैं अगले स्लाइड में जो है कवर करवाता हूँ। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 378 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बार बार पूछने वाला प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो ये किस वाद में कहा गया था, तो केशवानंद भारती के वाद में 1973 में कि 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है 1917 की रूस की क्रांति से। जी हाँ दोस्तों, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है, ये 1917 की रूस की क्रांति से। अगला पॉइंट देखिए, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किसके बाद में व्यक्त किया था, तो बेरुवादी संघ मामले में 1960 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सभा को किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, भारतीय सभा को किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, यानी कौन सा जो है संसद या राज्य या लोकसभा कौन जो है ये राज्य को अपने में मिला सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन राइट होगा फर्स्ट वाला, संसद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था, तो दो केंद्र शासित प्रदेशों को जम्मू और कश्मीर को विभाजन का कब किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे है 31 अक्टूबर 2019, 31 नवंबर 2019, 31 दिसंबर 2019, 31 सितंबर 2019। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा है, 31 अक्टूबर 2019। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए,
राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश संघ बनाए थे? तो राज्य पुनर्गठन जो है ये 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला, 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य, ये राज्य पुनर्गठन आयोग में इनका जो है किया गया था। तो यहाँ पर स्टडी पॉइंट है दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा जो है फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेशों पर जो है प्रशासन किया जाता है, शासन किया जाता है। यानी जो भी कुछ भी निर्णय अगर होगा तो वो राष्ट्रपति जो आदेश देगा वही जो है केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। यानी जो भी कमांड होगा वो सारा कमांड किसके पास होगा? वो राष्ट्रपति के पास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? ऑप्शन यहाँ पे है असम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी वाला राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें देखिए पॉइंट कुछ दिए हैं महत्वपूर्ण। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, तो यहाँ पर जो है असम जो है इसका राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1969 में। फिर नागालैंड को दिया गया था 1969 में, फिर हिमाचल प्रदेश को 1971 में, फिर मणिपुर को 1972 में, फिर मेघालय को 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में, फिर सिक्किम को 1975 से 76 तक, मिजोरम को 1986 से 87 तक, फिर अरुणाचल प्रदेश 1986 से 87, ये इनको राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे है माहे पुडुचेरी, कच्छ गुजरात, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी वाला राइट हो जाएगा, कच्छ गुजरात। जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन है? वो कच्छ गुजरात है। इसका जो है क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल है 45,652 किलोमीटर, 652 वर्ग किलोमीटर ये जो है इसका क्षेत्रफल दिया है। और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? छोटा जिला, सबसे छोटा जिला जो है ये है माहे पुडुचेरी, ठीक है, जिला। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 9 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त करता है? तो ये एकल नागरिकता प्राप्त करता है, एकल नागरिकता प्राप्त करता है। कौन सा? भारतीय संविधान। दोहरी नागरिकता कौन प्राप्त करता है? ये कराता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए जो है दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। भारत में जो है अगर कोई भी व्यक्ति 7 साल से जब कभी बाहर कोई रहता है, विदेश में रहता है, तो उसकी नागरिकता जो है खत्म कर दी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम इसको देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया। जो यूएसए है, अमेरिका है, इसमें कैसी नागरिकता चल रही है? दोहरी नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मैंने लगा के रखा है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? ये दोहरी नागरिकता से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है, भारत के बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो यहाँ पर 7 वर्ष जो है 7 वर्ष की अवधि दी गई है। अगर इस अवधि के अंतर्गत जो है लगातार आप बाहर रहते हैं विदेश में, तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 2 वर्षों में। 2 वर्षों के अंतराल पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 9 जनवरी, 23 जनवरी, 10 जनवरी। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला 9 जनवरी। 9 जनवरी को जो है गांधी जी वापस आए थे, तो तब से जो है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो है आपको ये क्लास कैसी लगी कृपया जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।